आज हो गया हमारा 13 जनवरी ना, तो आज का करंट अफेयर देखते हैं। आज का पहला टॉपिक देखो, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अभी कुछ दिन पहले एक टॉपिक हम किए थे ना, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो 2026 में इसरो का फर्स्ट लॉन्च होने वाला था। तो ये लॉन्च ना फेल हो गया है। जिस लॉन्च व्हीकल से PSLV C62 से ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजा जा रहा था, वो रॉकेट ना अपने पाथ से भटक गया। वो अब जिस जिस पाथ को उसको फॉलो करना था वो उस पाथ से भटक गया, कहीं और ट्रैक वो मूव करने लगा है। इसलिए ये मिशन फेल हो चुका है। ये हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट फेल हो चुका है। तो फेल हो गया हुआ है, तो अब इसके बारे में इन डेप्थ असेसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा टॉपिक देखो, दूसरा टॉपिक है हमारा पैक्स सिलिका समिट। ये पैक्स सिलिका समिट 2025 के दिसंबर में की गई थी। पहले ये देखो पैक्स सिलिका इनिशिएटिव क्या होता है। तो ये एक इनिशिएटिव है, यूएस ने इसको शुरू किया है, यूएस लेड इनिशिएटिव है। इसमें कुछ कंट्रीज हैं, अभी देख लेंगे कौन कौन से कंट्रीज हैं। पहले ये देखो इनिशिएटिव है किसके लिए। तो सिक्योर, रिजिलियंट एंड इनोवेशन ड्रिवन सिलिकॉन सप्लाई चेन के लिए। मतलब ये सीधी सी बात सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है कि सेमीकंडक्टर का सिक्योर, रेजिलियंट और इनोवेशन ड्रिवन सप्लाई चेन हो, किसी तरीके की उसमें दिक्कत ना हो। और ये इनिशिएटिव मेनली लाया गया है चाइना को काउंटर करने के लिए। पूरे दुनिया अभी जो है ना चाइना पे डिपेंडेंट है फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स, ये सब, बिकॉज चाइना ही वर्ल्ड के 85% प्लस क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोसेसिंग कर रहा है। तो चाइना पर से ये डिपेंडेंस को कम करने के लिए ये पैक्स सिलिका इनिशिएटिव शुरू किया गया है, यूएस लेड इनिशिएटिव है ये, टू सिक्योर एंड रिजिलियंट सप्लाई ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक, अब इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं? तो यूएस है, जापान है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, यूके है, नीदरलैंड है, इजराइल है, यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है। 9 कंट्रीज शामिल हैं। अब तुमको कहीं कहीं इसमें देखने को मिलेगा यूएस लेड 8 कंट्रीज। तो एक यूएस हो गया और 8 ये कंट्री हो गए। तो कंफ्यूज मत होना, यूएस को अगर हम जोड़ लेंगे तो टोटल 9 कंट्रीज हो गए इसमें। अब एक और बात देखना इंटरेस्टिंग, यूएस भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। और क्वाड के मेंबर कौन कौन है? क्वाड के कौन कौन मेंबर हैं? यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। तो सिर्फ इंडिया नहीं है इसमें, अभी सारे क्वाड के मेंबर हैं, इंडिया नहीं है। तो पूछ सकता है कि पैक्स सिलिका इनिशिएटिव इंडिया है कि नहीं इसमें। तो अभी तक तो नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया बाद में हो सकता है इसको ज्वाइन करेगा, लेकिन अभी इंडिया नहीं है। तो थोड़े से रिलेशन जो हैम्पर चल रहे हैं ना यूएस के साथ, तो उस कारण से भी इंडिया को इसमें ऐड नहीं किया गया है, सीधी सी बात। और ये सेमीकंडक्टर के सप्लाई चेन के लिए ये पैक्स सिलिका इनिशिएटिव है, ताकि चाइना पर से ये डिपेंडेंस कम की जाए, चाइना की जो डोमिनेंस है उसको कम की जाए। नेशनल सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देखो, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी में डिफरेंस होता है। ये हमारा हो गया फूड सिक्योरिटी, ये हो गया हमारा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। मेरा पेट ना 4 रोटी खाने से भर जाता है, 4 रोटी मुझे मिल गई, मैंने खा लिया, तो मेरी फूड सिक्योरिटी तो हो गई। लेकिन 4 रोटी से जो मेरे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की नीड थी वो पूरी हो जाएगी? नहीं होगी। बॉडी रिक्वायर्ड्स बैलेंस डाइट, बॉडी को बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है ना, जिसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, अलग अलग चीज़ जो होती है, मल्टीविटामिन सब होने चाहिए। तो इंडिया ने फूड सिक्योरिटी तो अचीव कर ली है, खाना सबको मिल जा रहा है, 4 रोटी जो खाना चाहता है उसको मिल जाता है, पेट भर जाता है, लेकिन न्यूट्रिशन की कमी अभी भी है। तो इंडिया की जो जर्नी है वो फूड सिक्योरिटी की बहुत अच्छी रही है, अभी तक कमेंडेबल जर्नी रही है, लेकिन अभी भी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में इंडिया लैग कर रहा है। ठीक, तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है। आर्टिकल ये कहता है कि हमको जो इंडिया के बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, जिनको हम डेमोग्राफी भी बोलते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बोलते हैं, उन पे इन्वेस्ट करना होगा, उनको सही खाना पीना देना होगा, और वो हेल्दी रहेंगे तभी तो आगे जाकर इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, क्योंकि हेल्दी पॉपुलेशन ही तो वर्क कर सकती है, काम कर सकती है। अगर पॉपुलेशन ही बीमार है तो वो हॉस्पिटल का बिल बढ़ाएगी, तो देश पे भी पब्लिक हेल्थ बर्डन बढ़ेगा। तो हेल्दी पॉपुलेशन ही इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में, इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना
योगदान दे सकता है। इसलिए इंडिया को ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों पे, मतलब इंडिया के बच्चों पे इन्वेस्ट किया जाए रिगार्डिंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो देखो, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड रिपोर्ट 2025 का ये रिपोर्ट है। ये बताता है कि 12% इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो अंडर नरिश्ड है 2024 के अकॉर्डिंग। मतलब 2025 का ये रिपोर्ट है, 2024 का असेसमेंट के अकॉर्डिंग 12% इंडियंस जो हैं वो अंडर नरिश्ड हैं। उनके पास खाना तो है लेकिन एडिक्वेट न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी उनकी पूरी नहीं हो पाती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5 का डाटा देखो तो वो ये बताता है कि 5% चिल्ड्रन जो हैं बिलो 5 ईयर ऑफ एज वो स्टंटेड हैं और 3% जो हैं वो वेस्टेड हैं। अब ये स्टंटेड वेस्टेड क्या होता है? स्टंटेड मतलब ग्रोथ रुक जाना, ठीक। ये सब माल न्यूट्रिशन के अलग अलग टाइप्स हैं। माल न्यूट्रिशन जैसे कि स्टंटिंग होता है, वेस्टिंग होता है, उम्र के हिसाब से हाइट न बढ़ना, वेट न बढ़ना। स्टंटिंग को हम हाइट न बढ़ना कहते हैं और वेस्टिंग को हम वेट न बढ़ना कहते हैं, ठीक। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमको ये बता रहा है कि इंडिया में 5% चिल्ड्रन जो हैं 5 साल के नीचे वाले वो स्टंटेड हैं, 3% वेस्टेड हैं। माल न्यूट्रिशन के केसेस हैं, एनीमिया के केसेस हैं, एक्सेट्रा और भी चीज़ें हैं इंडिया में। ये क्लियरली हमको एविडेंट है, देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है? तो गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेप्स ले रखे हैं, जैसे कि पोषण अभियान गवर्नमेंट चलाती है, जिसको पहले हम मिड डे मील के नाम से जानते थे। पोषण ट्रैकर कराए थे, करंट अफेयर में किया हुआ है। फिर से ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम लेकर आई है, जिसमें हम चाइल्ड और मदर दोनों के लिए न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करते हैं। एनीमिया मुक्त भारत गवर्नमेंट स्टेप चला रही है। फोर्टिफाइड राइस स्कीम, याद करो एग्रीकल्चर, फोर्टिफाइड राइस स्कीम कराए हैं। चावल को मिक्सी में पीस दो, चावल को मिक्सी में पीस कर पाउडर बना दो। इस पाउडर में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स डाल दो। कौन कौन न्यूट्रिएंट्स डालने हैं वो भी बताए थे। और उस पाउडर को वापस से चावल के शेप में शेप करके बांट दो। ये तुमको हम एग्रीकल्चर में फोर्टिफाइड राइस स्कीम करा चुके हैं। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो चल रही है टू प्रमोट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। फोर्टिफाइड राइस स्कीम, सीधी सी बात, चावल है ना, ये इस चावल को क्रश करो, क्रश करोगे तो पाउडर बन जाएगा। पाउडर बन गया। अब इस पाउडर में एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ आयरन मिनरल्स जो हैं वो डाल दो। डालने के बाद उस पाउडर को वापस से चावल के शेप में ऐसे ऐसे बनाकर सुखा दो और वापस से इस चावल को डिस्ट्रीब्यूट करो PDS सिस्टम से। यही है फोर्टिफाइड राइस स्कीम। अब राइस को ही क्यों चुना गया? क्योंकि राइस ऑल ओवर इंडिया में खाया जाता है, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट। नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट चावल हर जगह खाया जा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट चावल को चुनी, ठीक। अब ये तो गवर्नमेंट स्टेप्स हो गए। अब दिक्कत कहाँ कहाँ आ रही है, लिमिटेशन क्या क्या है? तो फ्रेगमेंटेड इम्प्लीमेंटेशन। ये अलग अलग स्कीम है, हम सही से इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते हैं। अलग अलग स्कीम में डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा आता है। फ्रेगमेंटेड अप्रोच है हमारा होलिस्टिक यूनिवर्सल अप्रोच कोई नहीं है, अलग अलग अप्रोच हम चलाते रहते हैं। दूसरा, लैक ऑफ कन्वर्जेंस अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच कन्वर्जेंस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, मतलब हर इंसान बैलेंस डाइट अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। फल फूल सब्जियां महंगी हो गई हैं, तो जो पॉवर्टी हो गई, इनइक्वेलिटी हो गई, यही सब है सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, जो कि एक चैलेंज बनते हैं। फिर लैक ऑफ अवेयरनेस, सही से लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है कि बैलेंस डाइट नाम की कोई चीज़ भी होती है। उनको लगता है पेट भर गया तो बस नीड्स पूरी हो गई। उनको पता ही नहीं है कि बैलेंस डाइट होते हैं, विटामिन मिनरल्स की ज़रूरत होती है बॉडी को, तो अवेयरनेस नहीं है। फिर से लिमिटेड फोकस ऑन एड्रेसिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन B12, अलग अलग टाइप के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी डिफिशियंसी को दूर करने में अभी भी हमारा फोकस लिमिटेड है। पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन, जो जब माँ प्रेग्नेंट होती हैं तो मैटरनल न्यूट्रिशन पे भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, और मैटरनल न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा तो वो अल्टीमेटली माल न्यूट्रिशन कराएगा ही कराएगा, क्योंकि माँ के गर्भ में ही तो बच्चा है, माँ से ही तो वो बच्चा तैयार हो रहा है, वो फीटस तैयार हो रहा है। तो माँ को ही अगर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो वो बच्चा ऑब्वियस सी बात है माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा, ठीक। तो ये लिमिटेशंस हो गए। अब सॉल्यूशन इसका देखो तो कन्वर्जेंस स्ट्रॉन्ग करेंगे, हेल्थ केयर अच्छा करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग के लिए। मैटरनल न्यूट्रिशन पे फोकस करेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी को कमी को पूरा करेंगे, कम्युनिटी को एंगेज करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, डाइटरी डाइवर्सिटी लाएंगे, मतलब अलग अलग डाइट्स को इंक्लूड करेंगे। सिर्फ चावल रोटी से काम नहीं चलने वाला है,
ये सब इसके वे फॉरवर्ड हैं। कंक्लूजन बना लेना, अर्ली इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रन की टू इंडियाज़ गोल ऑफ विकसित भारत 2047। मतलब हमको अपने बच्चों में जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट करना होगा ताकि हम अपना गोल विकसित भारत 2047 का अचीव कर सके। एक और इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बना सकते हो, इंडियाज़ जर्नी ऑफ फूड सिक्योरिटी इज़ कमेंडेबल बट स्टिल इंडिया नीड्स अ लॉट टू अचीव द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। मतलब क्या हुआ, इंडिया की जो जर्नी थी अभी तक, इंडिया की जर्नी एग्रीकल्चर में तुमको कराए हैं ना कि हम यूएस से खाना ले रहे थे, हमारे पास खाने की कमी हो गई थी 1990s के टाइम पे, फिर हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, फिर हम फूड सरप्लस में आए, मतलब हमारे पास एनफ फूड होने लगा, और फूड सरप्लस से आज के डेट में हम सफिशिएंट में हैं, मतलब हमारे पास हद से ज़्यादा खाना है हमारे पास। मतलब हमारे पीडीएस के स्टॉक में 3-3 साल के स्टॉक जमा पड़े हैं, रखने की जगह नहीं है, ये हालात हैं। तो हमने फूड सिक्योरिटी तो अचीव कर ली, खाना पर्याप्त मात्रा में हम ले आए, और इसके लिए इंडिया की तारीफ होनी चाहिए। इंडिया की ये जो जर्नी रही है ये कमेंडेबल रही है, बट स्टिल इंडिया रिक्वायर्स ए लॉट रिक्वायर्स टू अचीव न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। इंडिया को अभी ज़रूरत है कि वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अचीव करे। फूड सिक्योरिटी का काम तो हो गया, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ चार रोटी पेट में डाल लेने से काम नहीं चलेगा, न्यूट्रिएंट्स की जो नीड है वो पूरी नहीं होगी। तो ऐसे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बना लेना, लिख दिए। अब सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट एक्ट देखो 2023 का। अब सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट एक्ट 2023 का क्या है, सिंपल सी बात, इस एक्ट में जो फिल्म्स वगैरह रिलीज होते हैं ना, उसको कैसे लाइसेंस देना है कि नहीं देना है, उनके लिए ये एक्ट है। तो ये जो 2023 का अमेंडमेंट था, इसने पुराने वाले एक्ट को 1952 के एक्ट को रिप्लेस कर दिया, जो कि गवर्न करता है सर्टिफिकेशन, एग्जीबिशन और सेंसरशिप फिल्म्स इन इंडिया। जो इंडिया में फिल्म्स रिलीज हो रहे हैं उनका सर्टिफिकेशन, एग्जीबिशन, सेंसरशिप, ये सिनेमेटोग्राफी एक्ट ही गवर्न करता है। हमारे पास बहुत पुराना 1952 का था, इसलिए हमने अमेंड करके 2023 में इसका नया वर्जन लेकर आ गए हैं। और इसी के साथ हमने सिनेमेटोग्राफ रूल्स भी बदला है। ये भी रूल्स हमारे पास 1983 का था, तो हम 2024 का नया रूल्स लेकर आ गए हैं। अब इसी एक्ट के अंदर एक बॉडी है CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये एक बॉडी है इसी एक्ट के अंदर। और कोई भी बॉडी एक्ट से बनती है तो उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, क्योंकि वो लॉ से बनी हुई है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। रेगुलेट क्या करता है CBFC, ये रेगुलेट करता है परमिशन फॉर एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स, कौन सा फिल्म रिलीज होगा कौन सा नहीं होगा, वो जो हम सेंसरशिप की बात करते हैं ना, वो CBFC ही सारा ये परमिशन देता है। इस एक्ट के सारे प्रोविजंस को CBFC ही रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। अब CBFC में एक चेयरमैन होते हैं, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं, सबको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। बस ये छोटा सा न्यूज़ था, ठीक। अब आर्टिकल 6 देख लो पेरिस एग्रीमेंट का, इससे यूपीएससी ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है, ठीक है। तो इससे यूपीएससी ऑलरेडी सवाल पूछा है, 2025 में ही पूछा है। तो ये लेकिन थोड़ा दूसरा आर्टिकल तुमको हम करा रहे हैं, आर्टिकल 6A6 करा रहे हैं, ठीक है। तो पहले आर्टिकल 6 देखो, एस्टैब्लिश रूल्स फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट एक्शन प्राइमरी थ्रू कार्बन मार्केट। ये आर्टिकल 6 जो है पेरिस एग्रीमेंट का, ये रूल्स सेटअप करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए, ताकि क्लाइमेट एक्शन सही से किया जा सके और जो कार्बन मार्केट है उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन हो। तो ये रूल्स बना रहा है इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए, ताकि जो क्लाइमेट पे हम एक्शन ले रहे हैं, मेनली कार्बन मार्केट नाम का एक एक्शन लिए हैं टू टैकल क्लाइमेट चेंज, इसको प्रमोट करने का काम ये आर्टिकल 6 करता है, ठीक। एस्टैब्लिश रूल्स फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट एक्शन प्राइमरीली थ्रू कार्बन मार्केट। अब कार्बन मार्केट क्या होता है, ध्यान से समझ लो। सपोज करो फैक्ट्री A है, ये फैक्ट्री B है, दोनों फैक्ट्री को हमने कोटा दे दिया। कोटा क्या दे दिया कि तुम दोनों जितना भी प्रोडक्शन करोगे उसमें 100 यूनिट से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन नहीं होना चाहिए, 100 यूनिट से ज़्यादा CO2 इमिशन नहीं होना चाहिए, ठीक, नहीं होना चाहिए। तो ये A वाला जो था ना, ये बहुत समझदार इंडस्ट्री था, इसने बोला ठीक है 100 का हमको कोटा है, हम 100 के अंदर ही अपना काम कर लेंगे। इसने अपना काम 70 यूनिट में ही प्रोडक्शन कर लिया, 30 इसके पास बच ही गए। लेकिन ये B वाला जो था ये बेवकूफ़ था, इसने खर्च कर दिया 130।
तो कार्बन मार्केट ये कहता है कि तुमने 30 एक्स्ट्रा खर्च कर दिया ना, अब तुम इस 30 को कंपनसेट करो, क्योंकि तुम्हारे पास कोटा तो 100 का ही था, तुमने ज़्यादा कितना खर्च कर दिया 30, तो अब 30 को कंपनसेट करो। कैसे करोगे? तो जाओ खरीदो किसी से कार्बन। तो कार्बन किससे खरीदेंगे? जिसके पास बचा होगा, ज़्यादा होगा उसके पास ना। और कार्बन बचा हुआ किसके पास है? ए के पास बचा हुआ है 30 कार्बन, तो ये 30 कार्बन इसको दे देगा, इसको दे देगा। तो ये एडजस्ट हो गया। इसने 30 जो बचाया, इसने 30 जो ज़्यादा खर्च कर दिया उसके साथ एडजस्ट हो गया। तो टोटल इमिशन 200 करना था, 200 इमिशन हुआ है। 100 इसने किया, 100 इसने किया, 30 बदले में इसने इसको बेच दिया। वो अलग बात है कि इसने 70 में अपना काम चला लिया, लेकिन ये जो 30 कार्बन इसने बेचा ना इसको, ताकि ये अपना 30 एक्स्ट्रा कंपनसेट करे, उसका पैसा ये देगा इसको। तो ये बी वाला पैसा देगा ए को कि भैया 30 कार्बन का पैसा ले लो हमसे और हमको 30 यूनिट कार्बन दे दो, ताकि हम अपना ये कंपनसेशन पूरा कर ले, हमसे 30 यूनिट कार्बन ज़्यादा इमिशन हो गया है। तो इसी ट्रेडिंग जहां होती है ना, उसको हम कार्बन मार्केट कहते हैं कि कार्बन का व्यापार हो रहा है, और कुछ नहीं। आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट का इसी को प्रमोट करता है। अब एक आर्टिकल A6 है, 6 का A6 है, आर्टिकल 6 का A6 है, और ये सब पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल मत समझ लेना, ठीक। तो आर्टिकल A6 देखो क्या कहता है, टू स्ट्रेंथन द डिलीवरी एंड इफिशियंसी ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस का डिलीवरी और इफिशियंसी को इन्हांस करना है, और कार्बन मार्केट को हमको इन्हांस करना है आर्टिकल 6 A6 में, जहाँ पे कार्बन मार्केट को फुल्ली फंक्शनल और ऑपरेशनल बना दिया गया था COP29 में। तो इसी आर्टिकल 6 A6 से कार्बन मार्केट फुल्ली फंक्शनल हो गया। कब फंक्शनल हुआ? COP29 से हुआ, ध्यान रखना, सवाल इससे पूछ सकते हैं। एक फैक्ट है स्वामी विवेकानंद के बारे में, देख लो, इनका बर्थ एनिवर्सरी 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को ही हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं। और देखो, इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ था तब इनका नाम नरेंद्र दत्त था। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन, RK मिशन, कितने स्कूल चल रहे हैं ना आजकल, सब स्वामी विवेकानंद का ही तो देन है, ठीक। और 1993 में शिकागो की एक स्पीच हुई थी, जिसके लिए बहुत फेमस है। इन्होंने जो शिकागो के पार्लियामेंट में रिलीजन पे स्पीच दिया था, रिलीजन वाला कॉन्फ्रेंस में जो स्पीच दिया था, तो उसके लिए बड़े फेमस हुए थे। इनके कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं, ये ध्यान रखना, यहाँ से सवाल आ सकता है। इन्होंने कुछ लिटरेरी वर्क्स लिखे हैं, जैसे कि राजयोगा, मेडिटेशन एंड माइंड कंट्रोल, राजयोगा मेडिटेशन एंड माइंड कंट्रोल से रिगार्डिंग है। कर्म योगा सेल्फलेस एक्शन और इनर फ्रीडम से रिगार्डिंग है। इन्होंने गीता को भी इंटरप्रेट किया है। और इनका है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये भी एक किताब है जिसमें इन्होंने अब कलेक्शन रखा है अपने पावरफुल नेशन बिल्डिंग स्पीचेस का। उन्होंने अलग अलग जो पावरफुल नेशन बिल्डिंग स्पीचेस दिए थे उसका कलेक्शन है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में, ठीक है, ये ध्यान रखना। 7वां एक छोटा सा न्यूज है, कठपुतली पपेट्री, ये राजस्थान की होती है। अरे वो कठपुतली वाली नहीं होती है, डॉल ऐसे लगे होते हैं और ऐसे धागा लटका होता है, पीछे पर्दे के पीछे से, ये पर्दे के पीछे से कलाकार लोग होते हैं और इस धागे से ये कठपुतली का खेल दिखाते हैं, ये वही राजस्थान वाला है, ठीक। तो दैट्स इट, करंट अफेयर इतना ही था। ये इम्पोर्टेंट है। एक टॉपिक रिपीटेड था, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारा जो AI गवर्नेंस, ये सब आता है, तो उसको इग्नोर किए। कितनी बार करवाएंगे हम, कितनी बार करवाएंगे वो छोड़ दो, तुम लोग आंसर राइटिंग कितनी बार करोगे वो सोचो। 10 बार तो लिख ही चुके होगे सिर्फ दिसंबर के महीने में, टेस्ट और प्रैक्टिस मिला ले तो वो आता रहेगा टॉपिक। तो ये लेकिन लिखना, इससे रिगार्डिंग हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ये लिखना। ये बाकी सारे जो थे हम कर लिए। चलो, PDF डाला हुआ है ग्रुप में, हाँ PDF डाल दिए हैं, क्वेश्चन भी डाल देते हैं। टेक केयर, पॉलिटी अभी थोड़ी देर में पूरा फंडामेंटल राइट आज कवर करा देंगे। कल 70% वीडियो ऑलमोस्ट हम रिकॉर्ड कर लिए थे, फिर हल्की आँख हैवी होने लगी तो सो गए। करंट अफेयर भी सुबह करना था, अभी पूरा फंडामेंटल राइट करके आज डाल देंगे। ठीक चल रहा है स्पीड, हम देख रहे हैं पॉलिटी की। आज फंडामेंटल लाइट हो जाएगा, फिर DPSP फंडामेंटल ड्यूटीज ये सब खत्म करने में 1 दिन नहीं लगेगा, फिर ये 1 दिन में ये सब चैप्टर निकलेंगे। फिर पार्लियामेंट पे थोड़ा सा हमको 1 हफ्ता लगेगा, जो पार्लियामेंट सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर वाला है उस पर 1 हफ्ता लग जाएगा। फिर धीरे धीरे जुडिशियरी आ जाएगा, स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी और अलग अलग एंटी डिफेक्शन लॉ कर लेंगे, जनवरी एंड तक खत्म। आज 13 ही जनवरी है ना, और ऑलरेडी हम 6-7 चैप्टर कर चुके हैं। चलो, टेक केयर।